वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो इससे पहले हमने जो है यूनिट 1 को कवर कर लिया है, ब्लॉक 1 का, और होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा वो यूनिट जो है। अब हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, किस किस चीज़ को समझना है। स्कूल साइकोलॉजी के ऊपर दिया हुआ है। स्कूल साइकोलॉजी का डिफिनेशन के बारे में अभी जानेंगे। क्या होता है कि छोटे क्लासेस में केवल 1 या 2 ही डिफिनेशन होती है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे और पीजी के बाद जब आप पीएचडी करने जाएंगे, तो पीएचडी में मैंने देखा है कि रिसर्च जो लोग करते हैं, खास करके हमारे साथी लोग जो रिसर्च में इंक्लूड हैं, कम से कम कई सारे ऑथर की डिफिनेशन पढ़नी पड़ती है। और मास्टर में भी आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, ग्रेजुएशन में भी आपको ढेर सारे मिलते हैं। तो इसी कारण से केवल एक डिफिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि आपका ये सब्जेक्ट स्कूल साइकोलॉजी है, तो आपको ये ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ द नेचर, डेफिनेशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा, एक न एक क्वेश्चन ये पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको आप तैयार करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब इसके अंदर में क्या क्या ऐसा चीज़ है जिससे कि आप पढ़ करके इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन्स विवरण, गोल लक्ष्य क्या है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होते हैं उद्देश्य। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सब तो स्ट्रक्चर दे रखा है। पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट और गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, ये 4 पार्ट जो है इसमें हम कवर कर देंगे एक वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो ये 2.4 वाला कवर करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। मैं एक एक वर्ड की मीनिंग को बताते हुए चलता हूँ अपनी तरफ से। जितना मेरे को आता है उतना मैं कोशिश करता हूँ आप सबको बताएं। अगर आपको लगता है किसी वर्ड की मीनिंग ये नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे अपना राय दे सकते हैं, बता भी सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं है पढ़ाने वाले से ही सीखते हैं, पढ़ने वाले से भी कुछ ना कुछ पढ़ाने वाला सीख लेता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मीनिंग परिचय, ठीक है। देयर कैन बी नो डाउट दैट स्कूल्स हैव ए ड्यूटी टू यूज ऑल इफेक्टिव मीन्स। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि स्कूल के पास एक ऐसी ड्यूटी होती है कि वो सारे इफेक्टिव मीन्स को यूज़ करे। नीडेड टू मेंटेन अ सेफ एंड डिसिप्लिन्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो इफेक्टिव मीन्स है, ये करती क्या है कि स्कूल में एक सेफ एनवायरनमेंट प्रदान कराती है, डिसिप्लिन मेंटेन करती है, और ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करती है जहाँ पे सबको ठीक ठीक पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ का दे रखा है, तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ज़ीरो टॉलरेंस टास्क फोर्स 2008 से ये लिया हुआ लाइन है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ दिस यूनिट, कहते हैं कि इस ब्लॉक के जो पहली यूनिट है, वी हैव सीन ए लॉट मेनी रियल लाइफ एग्जांपल्स वेयर स्कूल स्टूडेंट्स रिवील्ड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। कहते हैं हमने बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल को जो है देखे हैं, जहाँ पर में स्कूल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अनेक प्रकार के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को दिखाए हैं या रिवील किए हैं। While the schools are supposed, यहाँ पे है, to provide them specialized psychological help, their teachers and parents are also required to be made sensitized and aware on this matter। कहते हैं कि while का मीनिंग यहाँ पे एक और भी ले सकते हैं, या while का मीनिंग जबकि भी ले सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। एक और जो है स्कूल जो है माने जाते हैं कि इन बच्चों को साइकोलॉजिकल हेल्प करने के लिए अच्छा व्यवस्था करते हैं, स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिकल हेल्प करते हैं, उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ जो कॉमा लगा है यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग दूसरी ओर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ का मीनिंग लिया था क्या, एक ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी ओर। दूसरी ओर उनके जो टीचर्स होते हैं, किनके टीचर, बच्चों के टीचर, लर्नर्स के टीचर, और जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी ज़रूरत है कि उन्हें भी ज़्यादा जो है सेंसिटाइज किया जा सके, उन्हें भी जगाया जाए, उन्हें भी इन बातों को बताया जाए, एंड अवेयर ऑन दिस मैटर,
और इस मैटर पे उनको चौकन्ना किया जाए, उनको जागृत किया जाए। It is in this background on the first unit that we shall start the second unit with various definitions to make a clear picture of the concept of school psychology। कहते हैं कि फर्स्ट यूनिट की जो इसका बैकग्राउंड है, that we shall start the second unit, इसी बात को हम इस सेकेंड यूनिट में अनेक डेफिनेशन के माध्यम से शुरू करेंगे, जिससे कि स्कूल साइकोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट है उसका पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा करने के लिए टू मेक मतलब कह रहा है ये जो सेकेंड यूनिट हम करने जा रहे हैं इसको हम फर्स्ट यूनिट से कनेक्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि स्कूल साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट जो है वो और अधिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस यूनिट में बहुत सारे डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। We shall also study the goals and objects of school psychology। कहते हैं हम स्कूल साइकोलॉजी की गोल्स और ऑब्जेक्ट्स को भी अध्ययन करेंगे। द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रोल क्या है, उनका भूमिका क्या है, उनके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, उनको भी देखेंगे। एंड द एथिकल इश्यूज इन स्कूल साइकोलॉजी इन दिस यूनिट, साथ में स्कूल साइकोलॉजी की एथिकल इश्यूज़ क्या, एथिकल जानते हैं जो नैतिक से संबंधित होता है, मोरल से संबंधित होता है, उसको एथिकल इश्यूज़ कहा जाता है, उनको भी इस यूनिट में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2.1 में ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब इसका उद्देश्य क्या है। हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ उसका ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप इस यूनिट को पढ़ेंगे तो इससे आप क्या सब सीख पाएंगे उसके बारे में दे रखा है। तो कह रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट मीन्स इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू, आप किसके एबल हो जाएंगे, लायक हो जाएंगे तो डिफाइन स्कूल साइकोलॉजी, आप स्कूल साइकोलॉजी को परिभाषित कर पाएंगे। इल्यूसिडेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, उसको आप प्रशंसा कर पाएंगे, अलग अलग तरीके से देख पाएंगे। एक्सप्लेन द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट की क्या फंक्शन है, रोल है, उसको आप व्याख्या कर पाएंगे। डिस्क्राइब द एथिक्स इन स्कूल साइकोलॉजी, आप स्कूल साइकोलॉजी में जो एथिक्स की भूमिका है उसका वर्णन कर पाएंगे। और डिस्कस द नीड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया, और आप यह भी देख पाएंगे कि आखिर भारत में स्कूल साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, इसके ऊपर भी आप डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 2.2 में कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दे रखा है इन द फर्स्ट यूनिट we saw that blending the fields of educational and clinical psychology, school psychology broadly applies the principle and discoveries of educational psychology and clinical psychology for the diagnosis and treatment of the students various behavioral and learning problems। क्या कहते हैं कि पहले जो यूनिट हम सब ने अभी स्टडी किया था, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था, ट्रांसलेशन किया था, तो उसमें कहा है कि हम देखें हैं या समझे हैं कि अगर हम एजुकेशनल और क्लिनिकल साइकोलॉजी को मिला दें, ब्लेंड मतलब मिलाना, ठीक है, क्या कह रहा है कि स्कूल साइकोलॉजी और अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को ब्लेंड कर दें तो उसको ब्लेंड करते हुए क्या क्या काम हो सकता है। स्कूल साइकोलॉजी को अधिक से अधिक कहाँ पे लागू किया जा सकता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसकी डिस्कवरी के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी में अधिक से अधिक खोज हो पाएगी और उनके सिद्धांत के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और क्लिनिकल जो साइकोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया जाएगा स्टूडेंट के उपचार के लिए, अगर उन्हें कोई परेशानी है तो उसको ठीक करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। ये वर्ड जो है बीएड में भी कई बार रिपीट हुआ पड़ा है, ठीक है, डायग्नोसिस वर्ड जो है। कवरिंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडोलेसेंट, इसमें केवल बच्चे ही नहीं बल्कि वयस्क भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। वेरियस बिहेवियरल एंड लर्निंग प्रॉब्लम, साथ में उनका जो बिहेवियर और लर्निंग की समस्या है, उनका बिहेवियर सुधार नहीं हो पा रहा है, वो बार बार जो है बुरी आदतों से वो लिप्त हो गए हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ सुधार हो पाएगा। तो इसमें दो बात कही गई है, पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, दूसरा है
आपका स्कूल साइकोलॉजी का। क्लिनिकल साइकोलॉजी का काम है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना, और स्कूल साइकोलॉजी का काम क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कवरी करना, साथ ही साथ उनके सिद्धांतों के ऊपर और देखना कि क्या क्या इसमें और काम हो सकता है। आगे दे रखा है यहाँ से, फर्स्ट लेट्स एग्जामिन, कहते हैं चलो देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, हाउ डू द साइकोलॉजिस्ट डिफाइन स्कूल साइकोलॉजी, कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है कैसे स्कूल साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। Then we shall try to conceptualize this field further with the definitions of a school psychologist। तब क्या कर पाएंगे हम, इस फील्ड को कॉन्सेप्चुलाइज कर पाएंगे। कॉन्सेप्चुलाइज मतलब होता है कॉन्सेप्ट को तैयार करना, उसको कॉन्सेप्चुलाइज कहा जाता है। कॉन्सेप्ट एक नाउन है और कॉन्सेप्चुलाइज आपका एक वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। इस फील्ड को कॉन्सेप्चुलाइज कर पाएंगे और अधिक क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्कूल साइकोलॉजिस्ट के बहुत सारे डेफिनेशंस आ जाएंगे, और जब आप बहुत सारे डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको स्कूल साइकोलॉजी का मीनिंग जो है वो और अधिक समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुलाइज दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि मैं शुरू में आपको बताया था कि केवल एक डेफिनेशन नहीं होता है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या जब आप रिसर्च लेवल पे जाते हैं तो देखिए रीड का यहाँ से डेफिनेशन चालू हो गया। सबसे पहले रीड ने क्या दिया है 1999 में, वो लिखते हैं स्कूल साइकोलॉजी को अपना डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, लगभग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें, जैसे डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरू में बता दिया था, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। स्कूल साइकोलॉजी इज ए प्रोफेशन हुज मेंबर्स हेल्प टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, प्रिवेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कहते हैं स्कूल साइकोलॉजी एक ऐसा पेशा होता है या प्रोफेशन होता है जिसके सदस्य हुज मेंबर्स अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट को समझने में उनको मदद करते हैं, और जो प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको रोकने में, प्रिवेंट करने में या उसको दूर करने में, सॉल्व करने में मदद करते हैं। एज ए स्पेशलिटी, एक स्पेशलिटी के रूप में, क्योंकि स्पेशलिटी का मतलब होता है जिस पे आपको कमांड होता है, विद इन द प्रोफेशन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी के प्रोफेशन तक सीमित होते हैं। स्कूल साइकोलॉजी इज फाउंडेड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ईच स्टूडेंट। जो स्कूल साइकोलॉजी है उसको तैयार किया जाता है कि हर एक स्टूडेंट की जो कीमत है या उनकी जो गरिमा है उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी रिस्पेक्ट को रखते हुए, एंड कमिटमेंट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग ह्यूमन वेलफेयर। और एक ऐसा वचन तैयार किया जाता है, वादा तैयार किया जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाए, जिससे कि जो मानव कल्याण है, जन कल्याण है, उसको आगे बढ़ने में और मौका मिले, और इस उद्देश्य से दे रखा है इसमें फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है। अब अगला डेफिनेशन बर्डन ने दिया 2000 में, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्डन। बर्डन क्या मानते हैं स्कूल साइकोलॉजी को? रिगार्ड मीन्स यहाँ पे मानना, एज ए प्रोफेशन ऑफ अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स, मतलब एक प्रोफेशन के रूप में मानते हैं अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में। ये अप्लाइड भी एक जनरल होता है, एक अप्लाइड होता है, ये सब आप जानेंगे जब आप इसको ब्रॉडली पढ़ेंगे किसी चीज़ को, तो ठीक है। रेनॉल्ड्स और मिलर ने क्या लिखते हैं, देखिए दोनों मिलके यहाँ पे 2003 में देते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट इज क्लोजली अलाइंड विद एजुकेशनल साइकोलॉजी। कहते हैं स्कूल साइकोलॉजी एक ऐसा साइकोलॉजी का फील्ड है जिससे कि काफ़ी नज़दीक से एजुकेशनल साइकोलॉजी से जोड़ा गया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब शैक्षणिक मनोविज्ञान हो गया, ठीक है। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी को यहाँ पे रेनॉल्ड्स कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है, एक आध दो तीन याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर एक भी लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर बहुत खुश हो जाते हैं कि आपने कुछ पढ़ाई करी है और आपने बस एज सेम डेफिनेशन आपने लिख दिया, तो बहुत अच्छा रहता है इसमें, ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से याद करना है। यहाँ पे लिखा भी है कि स्कूल साइकोलॉजी का ऐसा फील्ड है साइकोलॉजी का जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से बहुत पास से जुड़ा हुआ है, क्लोजली अलाइंड विद एजुकेशनल साइकोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिए हुए इसमें फैगन, ये 2003 में कहते हैं स्कूल साइकोलॉजी के ऊपर कि स्कूल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइकोलॉजी स्पेशलिटी
that blends the knowledge basis of education and psychology into a professional practice। क्या कह रहे हैं कि स्कूल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। इसके बारे में मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, आप देख सकते हैं। स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी के बारे में बता रखा है, जो क्या करती है कि जो एजुकेशन की जो नॉलेज की बेस होती है और साइकोलॉजी होती है, उन दोनों को जोड़ देती है, ब्लेंड कर देती है। किस में जोड़ देती है? तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। जब ये दोनों जुड़ते हैं तब ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस में काम करने लगते हैं। और ये जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है डिलीवर सर्विसेज टू क्लाइंट्स ऑफ वेरियस एजेस। ये अलग अलग प्रकार के जो एज के क्लाइंट हैं उनको सर्विस प्रदान कराते हैं। प्राइमरीली दोज ऑफ स्कूल एज, खास करके प्राइमरीली जो है आपके स्कूल एज वाले बच्चे को, मतलब जो स्कूल नहीं जाते हैं, प्री स्कूल से लेकर कॉलेज जाने वाले हैं, उनको भी इन ए वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, अलग अलग माहौल में देते हैं, एटमॉस्फेयर में। प्राइमरीली पब्लिक एंड प्राइवेट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स, खास करके ये पब्लिक, प्राइवेट और एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स में भी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ISPA क्या मानते हैं? ISPA का वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है स्कूल साइकोलॉजी का डेफिनेशन, उसके बारे में। तो ISPA की जो वेबसाइट है उसके अनुसार से अगर देखा जाए, द टर्म स्कूल साइकोलॉजी इज यूज्ड इन ए जनरल फॉर्म टू रेफर टू प्रोफेशनल्स प्रिपेयर्ड इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन एंड हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्पेशलिस्ट in the provision of psychological services to children and youth within the context of schools, families and other settings that impact their growth and development। क्या कह रहा है कि ये ISPA वेबसाइट का कहना है कि ये जो शब्द है टर्म स्कूल साइकोलॉजी, इन्हें जनरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। क्या बताने के लिए? कि प्रोफेशनल्स को बताने के लिए। वो ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो साइकोलॉजी में के लिए और एजुकेशन के लिए तैयार होते हैं। एंड हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्पेशलिस्ट, और ऐसे व्यक्ति को स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है। इन द प्रोविज़न ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज, इनके पास साइकोलॉजिकल सर्विसेज का सारा नियम कानून होता है। टू चिल्ड्रन एंड यूथ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल्स, और ये क्या करते हैं अपनी साइकोलॉजिकल सर्विसेज को चिल्ड्रन और यूथ को जो है प्रदान कराते हैं। किस आधार पे कराते हैं? विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल के आधार पे, फैमिली के आधार पे और भी अदर एटमॉस्फेयर या सेटिंग के आधार पे। दैट इम्पैक्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनसे उनकी वृद्धि और विकास जो होती है उसको प्रभावित करती है। वृद्धि का मतलब होता है जो आपका बचपन से लेकर के आपको जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो ग्रोथ दे रखा है। डेवलपमेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका सोचने की, समझने की शक्ति, ये सब सारा डेवलपमेंट में आ जाता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है। इस प्रकार से एज पर ISPA दिस टर्म ऑल्सो इंक्लूड्स एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं ये भी शब्द जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो APS डिवीज़न है, APS डिवीज़न 16 ऑन इट्स वेबसाइट अंडर, जो कि अपने वेबसाइट में लिखते हैं आर्काइवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशलिटी स्कूल साइकोलॉजी डिफाइंस स्कूल साइकोलॉजी एज a general practice and health service provider specialty of professional psychology that is concerned with the science and practice of psychology within children, youth, families, learners of all ages and the schooling process। जो आर्काइवल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशलिटी स्कूल साइकोलॉजी के आर्काइवल का मतलब जो डिस्क्रिप्शन लिख करके और आर्काइव में जमा कर दिया गया है उसको आर्काइवल डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। आप लोग भी मोबाइल में देखते हो कि आर्काइव होता है, एक फोल्डर की टाइप में होता है जिसमें आप कोई चीज़ जमा करके रख देते हैं। वो क्या बताते हैं? स्कूल साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं एक जनरल प्रैक्टिस के रूप में और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, स्पेशलिटी के रूप में, प्रोफेशनल साइकोलॉजी का। या किससे जुड़े होते हैं, कंसर्न होते हैं? तो साइंस से और साइकोलॉजी की प्रैक्टिस से जुड़े होते हैं। और ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ, यूथ के साथ, फैमिलीज़ के साथ और जितने भी एज के लर्नर्स हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। और साथ में स्कूल के जो काम कार्य है, स्कूलिंग प्रोसेस, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। चलिए अब विकिपीडिया जो काफ़ी जाना माना हुआ है, जहाँ से काफ़ी लोग रिसर्च करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ये जो ऑन विकिपीडिया पे जो ऑनलाइन फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, ये
ठीक है। वी फाइंड द स्कूल साइकोलॉजी डिफाइंड एज, हम स्कूल साइकोलॉजी को कैसे हमें मिलता है, ए फील्ड दैट अप्लाइज प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक ऐसा फील्ड होता है जो कि क्लिनिकल जो साइकोलॉजी होते हैं उसके सिद्धांत पे काम करती है, साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी के, टू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स बिहेवियरल एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, जिससे कि एडोलेसेंट और बच्चे की जो बिहेवियर है और सीखने की जो समस्या है उनका उपचार किया जा सके, उनके लक्षण को खोजा जा सके, उसको ठीक किया जा सके, डायग्नाइज किया जा सके। आगे दे रखे हैं अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी विकिपीडिया राइट्स। देखिए अब क्लिनिकल साइकोलॉजी को यहाँ अच्छे से डिफाइन किया गया है, एक बार तो मैंने बता दिया था, यहाँ भी दे रखा है। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज एन इंटीग्रेशन ऑफ साइंस थ्योरी एंड क्लिनिकल नॉलेज। क्या है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइंस थ्योरी और क्लिनिकल जो नॉलेज है उनका एक मिश्रण है, उनका एक मिक्सचर है, इंटीग्रेशन है। ये किस लिए है, तो फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग साइकोलॉजिकली बेस्ड स्ट्रेस और डिसफंक्शन एंड टू प्रमोट सब्जेक्टिव वेलबीइंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, साइकोलॉजिकली रूप से अगर कोई परेशानी है, साइकोलॉजिकल कहीं परेशानी है, डिसफंक्शन है, तो उनको कम करने के लिए, रिलीव करने के लिए, एंड टू प्रमोट सब्जेक्टिव वेलबीइंग, और साथ में अपना अपना जो अच्छाई है, भलाई है, उसको ठीक करने के लिए और खुद का विकास करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। आगे दे रखे हैं एंड विकिपीडिया एक्सप्लेन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस लर्न इन एजुकेशनल सेटिंग्स। और विकिपीडिया क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी को किस तरह से मानते हैं। ये यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में फ़र्क आ गया। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या करती है, ट्रीटमेंट करती है, किसी को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, बिहेवियर में है, लर्निंग नहीं कर पा रहा है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी उसको क्या करती है, पहचान करके उसको ठीक करती है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में अब यहाँ दे रखा है, अगर आपको डिफरेंस निकालना पड़ जाए एग्जाम में तो कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस लर्न इन एजुकेशनल सेटिंग्स। क्या है कि एक ऐसा तरीका जिसमें कोई भी ह्यूमन जो है, अगर एजुकेशन का माहौल बना दिया गया है, कह रहा है बच्चों को, देखो बच्चों मैं इस तरीके से सब कुछ कर दिया हूँ, अब आपको क्या करना है, तैयार करना है, याद करना है। तो यहाँ पर में इसी को एजुकेशनल सेटिंग कहा गया है। और उसमें देखा जाता है कि कैसे कोई भी ह्यूमन उसको कोई चीज़ को लर्न करता है, सीख पाता है उसको। द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशंस, अगर एजुकेशन के मामले में कोई हस्तक्षेप करता है तो उसका कितना इफेक्ट है, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद टीचिंग कैसे किया जाए, ये भी एक साइकोलॉजी है जो कि साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग में आ जाती है। साथ में आगे दे रखा है एंड द सोशल साइकोलॉजी ऑफ स्कूल, और स्कूल की जो सामाजिक साइकोलॉजी है वो भी इसमें जुड़ी रहती है। ठीक है, बच्चा समाज में क्या करता है, वहाँ जाके क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में दे भी रखा है यहाँ पे एज ऑर्गेनाइजेशंस। Here to make the concept of school psychology more clear, it is also important to read what Kumar writes. कहते हैं अगर आपको स्कूल साइकोलॉजी के कंसेप्ट को और अधिक क्लियर करना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि कुमार जो लिखते हैं 2004 में उनको आप रीड करें। देखिए क्या लिखते हैं कुमार, इवन दो स्कूल साइकोलॉजी हैज़ मेनी थिंग्स कॉमन विद एजुकेशनल साइकोलॉजी। कहते हैं भले ही, यद्यपि स्कूल, इसमें कॉलेज भी आ जाते हैं, ब्रैकेट में दे रखे हैं, जो स्कूल साइकोलॉजी है इसके पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, यहाँ जो एजुकेशनल साइकोलॉजी लिखा हुआ है तो कह रहे हैं कि इसके बारे में, ये जो आप यहाँ पर में देख रहे थे पहले, ये देखिए मैं मिटा देता हूँ फिर से, देखिए कहते हैं ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये स्कूल साइकोलॉजी से बहुत ही मिलता जुलता है, कॉमन कह रहा है, ये मतलब मिलता जुलता है। द स्कूल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो ऑफ्टन, क्या कह रहा है यहाँ पर में कि स्कूल साइकोलॉजी क्या करता है, तो यहाँ पे दे रखा है कि अक्सर नॉन एज स्कूल काउंसलर्स, ये स्कूल काउंसलर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं आर मोर कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होती रहती है, इन्हें बहुत ज़्यादा जो है इन बातों को लेके ये तैयार रहते हैं
कि कहीं किसी भी एक एक बच्चे को, इंडिविजुअल स्टूडेंट को कोई समस्या तो नहीं है, देन विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। और ये एजुकेशन जो हम जनरली तरीके से हम पढ़ाते हैं बच्चों को मार पीट करके, उनको रुला करके, तो इसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन कहा गया है। तो इसकी तुलना में ये क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं ताकि उन्हें मारना पीटना ना पड़े, वो ज़्यादा रोए ना, वो ज़्यादा परेशानी ना करे, वो क्लासरूम या क्लासरूम के बाहर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि बिसाइड्स द अबव डेफिनेशन, कहते हैं ऊपर जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं उसके अलावा, उसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, द फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू द स्कूल साइकोलॉजिस्ट डू। जो स्कूल साइकोलॉजी का फील्ड है वो इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, इस आधार पे या टर्म पे भी किया जा सकता है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो आखिर करते क्या हैं। मतलब स्कूल में जो साइकोलॉजी के ऊपर काम करने वाला है उसी को स्कूल साइकोलॉजिस्ट कहा गया है। खास करके IST जिसमें लगता है वो नाउन बन जाता है और ऐसे व्यक्ति डूअर होते हैं। ठीक है, वाइल सर्चिंग फॉर द लिटरेरी ओरिजिन ऑफ द टर्म स्कूल साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं अगर इसका लिटरेरी टर्म निकालें, ओरिजिन निकालें स्कूल साइकोलॉजिस्ट का, तो फेगन जो है 2005 में उन्होंने पाया और रिपोर्ट किया कि The origin of the term in the American literature occurred as early as 1898। अगर अमेरिकन लिटरेचर में जाएंगे तो ये जो शब्द है स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ये 1898 के शुरुआत में ही आ गया था, ओरिजिन हो गया था, मतलब आ गया था। इन एन आर्टिकल बाय हुगो मुंस्टरबर्ग, और हुगो मुंस्टरबर्ग ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये शब्द जो है आया था। इन ऑर्डर टू फर्दर कॉन्सेप्चुअलाइज द फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, कहते हैं स्कूल साइकोलॉजी के फील्ड को, अगर कॉन्सेप्ट को और अगर आप क्लियर करना चाहें फर्दर, तो लेट्स हैव एन आइडिया, चलो इस आइडिया पे काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के अनुसार से, डू द स्कूल साइकोलॉजिस्ट डू, मतलब जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये भी मीनिंग हो सकता है कि जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट करते हैं वही करो, डू द स्कूल साइकोलॉजिस्ट डू। ठीक है, या एक और मीनिंग हो सकता है कि क्या स्कूल साइकोलॉजिस्ट कुछ करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर में कि यहाँ पर में क्वेश्चन मार्क लग जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए शायद यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग छोड़ दिया था, फिर से कर देता हूँ। APS को जो डिवीज़न 16 है वो अपनी वेबसाइट में जो उनका सेक्शन आर्काइवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशलिटी स्कूल साइकोलॉजी है, उसमें स्कूल साइकोलॉजी को डिफाइन करने के बाद क्या लिखते हैं आगे, वो कहते हैं कि जो बेसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का, वो उन्हें तैयार करती है कि वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट की पैमाना को तैयार करे, प्रदान कराए, इंटरवेंशन करे, कहीं जाए तो कोई गलती हो रही है तो उनको सुधार करे, उसको इंटरवेंशन कहा गया है। कोई परेशानी है तो उसको प्रिवेंट करे, उसको रोके। हेल्थ अगर ख़राब है चिल्ड्रन का या यूथ का तो उनको भी आगे बढ़ाए, प्रमोट करे, मतलब हेल्थ को ठीक करके आगे बढ़ाए। प्रोग्राम डेवलप करे, इवैल्यूएशन सर्विसेज तैयार करे, उनको जांच करके आगे बढ़ाए। और उनका खास फोकस क्या होना चाहिए कि चिल्ड्रन और यूथ का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस हो, और ये सारी चीज़ें वो स्कूल, फैमिलीज़ और दूसरे बहुत सारे सिस्टम को मिला के करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखते हैं कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट आर प्रिपेयर टू इंटरवीन एट द इंडिविजुअल एंड सिस्टम लेवल। स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि सिस्टम लेवल और इंडिविजुअल, मतलब कोई व्यक्ति है तो उसमें जा करके हस्तक्षेप करे, देखे कि क्या हो रहा है। एंड डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट प्रिवेंटिंग प्रोग्राम्स, और उन्हें विकसित करे, उन्हें लागू करे, और साथ में उनको रोकने का क्या इलाज होना चाहिए, क्या रोकथाम करने का इलाज होना चाहिए, उनको निर्धारित करे, इवेल्युएट करे। इन दिस एफर्ट्स दे कंडक्ट इकोलॉजिकली वैलिड असेसमेंट्स एंड इंटरवीन टू प्रमोट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स। कहते हैं कि इस प्रयास में वे जो है एक ठीक जो
वैलिड असेसमेंट होती है उसको जो है मिलजुल करके इकोलॉजिकली जो है वो तैयार करते हैं एंड इंटरवीन टू प्रमोट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो इंटरवीन करते हैं। within which children and youth from diverse backgrounds have equal access to effective educational and psychological services to promote healthy development। मतलब जहाँ तक बच्चे और यूथ जो है अलग अलग बैकग्राउंड से जो आते हैं, कोई किसी कास्ट से आता है, कोई किसी रिलीजन से आता है, कोई किसी स्टेटस से आता है, कोई पुअर रहता है, कोई रिच रहता है, तो इसी को डाइवर्स बैकग्राउंड कहा गया है। उन्हें बराबर मौका मिल सके, इक्वल एक्सेस हो सके, जिससे कि उनको इफ़ेक्टिव एजुकेशन मिल सके, साइकोलॉजिकल सर्विस उनको मिल सके और उनको एक हेल्दी डेवलपमेंट जो है वो उनका विकास हो। आगे जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट के बारे में दे रखा है, NASP के बारे में। ऑन इट्स वेबसाइट डिस्क्राइब्स, वो क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पे क्या लिखते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट के बारे में, वो दे रखा है। वो कहते हैं कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं चिल्ड्रन को और यूथ को भी करते हैं कि वो एकेडमिकली जो है वो सफल हो जाए, सोशली सफल हो जाए, बिहेवियर उनका अच्छा हो जाए, बिहेवियरली दे रखा है, और इमोशनली भी हो जाए। मतलब एकेडमिक में पढ़ने लिखने में भी अच्छा हो जाए स्कूल में या कॉलेज में, सोसाइटी में भी वो अच्छा एडजस्ट कर जाए, बिहेवियर भी उसका अच्छा हो जाए और इमोशनली भी वो अच्छा हो। ऐसा नहीं रो रहा है तो हमेशा रो ही रहा है कोई, या हंस रहा है तो हमेशा हंस ही रहा है कोई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा जो है मेंटेन करके चले। They collaborate with educators, parents and other professionals to create safe, healthy and supportive learning environment। वो क्या करते हैं, एजुकेटर के साथ, पेरेंट्स के साथ और भी जो प्रोफेशनल होते हैं उनके साथ मिल के काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, जिससे कि साफ़ सुथरा एक अच्छा, हेल्दी और एक सपोर्ट करने वाली लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके। That strengthens connections between होम स्कूल एंड द कम्युनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो कि होम स्कूल और जो कम्युनिटी है उन सभी के साथ जो है एक अच्छा जो है मजबूती तैयार करे, उनके बीच एक कनेक्शन तैयार करे। आगे दे रखे हैं कि जो कैनेडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, यहाँ पे दे रखे हैं कैनेडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन CPA, in their professional practice guidelines for school psychologists in Canada start the preface with the following quotation of Sheridan and Gutkin। कहते हैं वो अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉर स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो कनाडा में है वो एक प्रीफेस स्टार्ट करते हैं, प्रीफेस तैयार करते हैं। प्रीफेस होती है प्रस्तावना या भूमिका करके, ठीक है। वैसे तो प्रस्तावना का प्रियम्बल होता है, और वो क्या करते हैं एक कोटेशन लिखते हैं, शेरिडियन या गटकिन जो कोटेशन है। कोटेशन तो आप जानते होंगे जो मिला करके लिखा जाता है, ये एक जस्ट आपको लगेगा कि सिंग सॉन्ग वे में लिखा जाता है, तो इस टाइप में भी कोटेशन कई बार लिखा जाता है, लेकिन कोटेशन जो होती है खास करके वो कोई ना कोई संदेश के रूप में होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट आर द मोस्ट हाईली ट्रेंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स इन स्कूल्स। स्कूल साइकोलॉजिस्ट कैसे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं, इनका मेंटल हेल्थ बहुत ही ऊंचा होता है और ये काफ़ी ऊंचा जो है एक्सपर्ट लेवल होते हैं स्कूल्स में। In addition to knowledge about prevention, intervention and evaluation for a number of childhood problem, school psychologists have unique expertise regarding issues of learning in schools। क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन, इंटरवेंशन और इवेल्यूएशन के नॉलेज के अलावा अतिरिक्त जो काम ये काफ़ी बच्चों के लिए करते हैं, नंबर ऑफ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स कहते हैं, जब बच्चों में समस्या होती है समझने की, स्कूल साइकोलॉजिस्ट के पास जो है एक यूनिक एक्सपर्टाइज होता है और वो क्या करते हैं जितने भी लर्निंग और स्कूल्स के मामले होते हैं उनको वो देख रेख करते हैं। अब यहाँ पे प्रिवेंशन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन को, ठीक है। आगे दे रखा है कि इट इज़ स्कूल साइकोलॉजिस्ट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एम्ड एट प्रॉब्लम्स दैट आर ब्रॉडर देन असेसिंग एंड डायग्नोजिंग। कहते हैं कि यह स्कूल साइकोलॉजिस्ट की एक एथिकल जिम्मेवारी होती है, समस्या होती है। एथिकल मतलब मोरल समस्या या मोरल उत्तर जवाबदेही होती है, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समस्या भी हो सकता है, जवाबदेही का मतलब समस्या भी एक तरीके से कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। वो करते क्या है कि ऐसे प्रोग्राम में जाके वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका मेन जो एम होता है वो होता है कि प्रॉब्लम के ऊपर काम करना। और क्या दे रखा है, दैट आर ब्रॉडर देन एसेसिंग, जो कि एसेस या डायग्नाइज करने से ज़्यादा ऊंचा होता है या ब्रॉडर होता है। और क्या करने के लिए कि किसी भी बच्चे के साथ क्या गलत हो रहा है उसको देखना। As the most experienced school professionals in this area, school psychologists must become invested in addressing social and human ills। कहते हैं कि अधिक से अधिक स्कूल प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस्ड होने के रूप में इस क्षेत्र में स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट को अपने आप को जो है सोशल और जो ह्यूमन्स में बुराइयां हैं, इल्स हैं, उनमें अपने आप को यूज़ करनी चाहिए। वहाँ पे कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उनको ध्यान में रखना चाहिए, इसी को एड्रेस यहाँ पे कहा गया है। ऑल्दो स्कूल साइकोलॉजिस्ट विल नॉट सॉल्व दिस इल्स, यद्यपि या हालांकि स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन बुराइयों को तो दूर नहीं कर पाएंगे। दे मस्ट हैव ए रोल इन एमेलियोरेटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन वो जो है, क्योंकि इन चीज़ों की जो है प्रभाव जो बच्चे के जीवन है उनके ऊपर भी पड़ता है, तो इसीलिए उनको दूर करने का, एमेलियोरेट करने का, एमेलियोरेटिंग मतलब दूर करने का रोल जो है वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे प्ले करे। जैसे कि कोई भी अगर सामाजिक समस्या है, परेशानी है, तो उन बच्चों को बताए कि ये जो है तुम्हारे एरिया में ठीक नहीं हो रहा है और इससे तुम दूर रहो। आगे दे रखा है कि महान डी रैटा ये 1997 में स्कूल साइकोलॉजिस्ट के बारे में डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि स्टेट सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। ये क्या नाम देते हैं इसका, एक स्टेट सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर जो कि स्कूल साइकोलॉजी में स्पेशलिटी होते हैं, वो इसमें महारत हासिल कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा होता है। टिपिकली होल्ड्स एटलीस्ट द मास्टर डिग्री, और ख़ास करके इनके पास जो है वो कम से कम मास्टर डिग्री होती है। एंड सर्व्स एज ए स्टाफ मेंबर ऑफ पब्लिक स्कूल और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और ये स्टाफ मेंबर के रूप में पब्लिक स्कूल या स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काम करते हैं। जनरली प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक एंड रेफरल सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर स्कूल पर्सनल, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। और ये जनरली क्या कराते हैं, तो डायग्नोस्टिक चीज़ों को जो है वो देखते हैं, और डायग्नोस्टिक मैंने जो बताया था उपचार संबंधित होता है, और स्टूडेंट की जो अगर कहीं पे ले जाना है उसको ठीक करवाने के लिए, उस चीज़ को, समस्या को दूर करवाने के लिए, तो उसको रेफरल सर्विसेज कहा गया है। साथ ही साथ स्कूल जो कर्मचारी है, काम करने वाले हैं, उसमें उसको स्कूल पर्सनल कहा गया है, स्टूडेंट्स कहा गया है या पेरेंट्स कहा गया है, उनके सर्विसेज के लिए वो एडवाइस प्रदान कराते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे दे रखे हैं कि द सर्विसेज ऑफ स्कूल साइकोलॉजी सेंटर एट द ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी एम टू मैक्सिमाइज द एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल सक्सेस ऑफ चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स एज्ड 0 to 21। स्कूल साइकोलॉजी सेंटर जो है, जो ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पे दे रखे हैं, उनका क्या एम है कि वो एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल जो सक्सेस है चिल्ड्रन की, उसको जो है वो आगे ऊपर उठाए, मैक्सिमाइज करे। खास करके एडोलेसेंट में ये चीज़ देखी जाती है, यंग एडल्ट्स में, और ख़ास करके ऐसे एज के बच्चों में जो 0 से लेकर के और 21 साल के होते हैं। ठीक है, इसमें एडोलेसेंट्स भी आ जाते हैं। आगे है, दे ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड कंसल्टेशन सर्विसेज टू स्टूडेंट्स, फैमिलीज एंड स्कूल्स। ये जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, ये क्या कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा असेसमेंट करवाते हैं उसके ऊपर, उनको जा करके देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, इसको इंटरवेंशन कहा जाता है। साथ ही साथ में स्टूडेंट को, फैमिलीज़ को और स्कूल्स को जो है वो कंसल्टेशन कराते हैं, उन्हें बताते रहते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये इनका वेबसाइट है जो दे रखा है बीच में, यहाँ पे ये सारे वेबसाइट हैं। ठीक है, आगे दे रखे हैं
सिमिलरली द ब्रोशर ऑफ या ब्रोशर जो भी आप पढ़ते हैं इसको, स्कूल साइकोलॉजी प्रोग्राम ऑफ इंडियाना यूनिवर्सिटी एट ब्लूमिंगटन रीड्स। कहते हैं इसी तरीके से स्कूल साइकोलॉजी प्रोग्राम जो इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन में है, वो उसके ब्रोशर में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में दे रखा है। वो उसमें लिखते हैं यहाँ पे कि स्कूल साइकोलॉजी जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनको भी जो है मौका देते हैं टू वर्क विद इन एजुकेशनल एंड मेंटल हेल्थ सेटिंग, जो जहाँ पर में वो एजुकेशनल या मेंटल तरीके से अच्छा है या नहीं है वहाँ पे वो काम करे। एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर चिल्ड्रन इन स्कूल्स, मतलब अगर हमारे स्कूल्स में अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, उनको चैलेंजेस होते हैं, कोई समस्या होती है, तो उनको एड्रेस करते हुए देखते हुए दैट में इम्पीड देम फ्रॉम रीचिंग देयर फुल एकेडमिक सोशल इमोशनल एंड बिहेवियरल पोटेंशियल फॉर सक्सेस। जो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को क्या करते हैं, तो उनकी जो पूरी की पूरी पढ़ाई लिखाई होती है, फुल एकेडमिक स्कूल से संबंधित काम होते हैं, सोशल इमोशनल और बिहेवियरल की जो ताकत होती है सक्सेस करने में वो रोकती है, उनको इम्पीड करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ऑन द बेसिस ऑफ द अबव, कहते हैं ऊपर जो दिए गए हैं उनके आधार पर में we may conclude that the professional field of school psychology following the scientist practitioner model applies the principles of school psychology and clinical psychology for enhancing the learning and mental health and promoting the intellectual, social and emotional development of all children in the school settings। कहते हैं जितने भी ऊपर दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम यह अंजाम या नतीजे पर पहुंच सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्कूल साइकोलॉजी में जितने भी स्कूल साइकोलॉजी के प्रोफेशनल वाले लोग हैं, फॉलोइंग द साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल, जो कि साइंटिस्ट को प्रैक्टिशनर मॉडल को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ में वो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो सिद्धांत होते हैं उनको लागू करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी को लागू करते हैं, जिससे कि एक मेंटल हेल्थ लर्निंग मतलब सीखने में मदद मिल सके, उनको आगे बढ़ाने में एनहांसिंग करने में उनको मदद मिल सके, इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट सभी बच्चों में हो। अगर कहीं वो स्कूल में पढ़ रहा है उस माहौल में जहाँ पे वो रहता है तो उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, उसको प्रमोट करने में। It is pertinent to mention here that Government of India has declared the nation's children as supremely important asset and strives that our plans and programs should lead our children to grow up to become robust citizens, physically fit, mentally alert and morally healthy। कहते हैं कि यह भी मेंशन करना जरूरी है, पर्टिनेंट है कि जो भारत सरकार है उन्होंने नेशंस चिल्ड्रन को घोषित कर दिया है एक सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट एसेट। उन्होंने कहा है कि हमारे जो नेशन के बच्चे हैं ये भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है और वो इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और वो कहते हैं कि हमारा जो प्लान है और जो प्रोग्राम है वो हमारे बच्चों को जो है लीड करे, उसको ऊपर उठाए, जिससे कि वो एक अच्छा मजबूत नागरिक बन सके। रोबस्ट सिटीजन मतलब मजबूत नागरिक बन सके, आगे बढ़ करके ग्रो करके। फिजिकली वो फिट रहे, मेंटली वो हमेशा चौकन्ना रहे, तैयार रहे, एंड मोरली हेल्दी, और वो नैतिक तरीके से भी बहुत अच्छा रहे। द फॉलोइंग रिसेंट न्यूज़ में बी रिगार्डेड एज ए पॉजिटिव स्टेप इन दिस डायरेक्शन। जो नीचे दिए गए जो रिसेंट न्यूज़ है वो इस दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। With school students increasingly exhibiting signs of emotional and behavioral instability, principals are turning to psychologists and counselors to help sensitize teachers and parents to this issue। कहते हैं स्कूल स्टूडेंट्स के साथ साथ जो कि हमेशा से ही इसीलिए इंक्रीजिंगली दे रखा है, इमोशनल और बिहेवियरल की समस्या या इंस्टेबिलिटी को दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं। प्रिंसिपल्स आर टर्निंग टू साइकोलॉजिस्ट्स एंड काउंसलर्स, इसीलिए प्रिंसिपल्स अब साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की तरफ जो है उनका ध्यान जा रहा है, जिससे कि ये साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर जो है वो टीचर पेरेंट्स को इस मामले में जो है वो तैयार करे, उनको नया चीज़ बताए, उनकी समस्याओं को सेंसिटाइज करे, उनको दूर करे। ठीक है, चलिए
अब अगला है 2.3 में कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, कि स्कूल साइकोलॉजी का गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं, दोनों इजी वर्ड है। कहते हैं लेट्स सी व्हाट डज द डिवीजन 16 ऑफ द एपीए, डिवीजन 16 is exclusively dedicated to the field of school psychology, say about the goals and objectives of this field on its website। कहते हैं ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इसमें क्या सब लिखा हुआ है। डिवीजन 16 जो एपी है खास करके एक्सक्लूसिवली उन्होंने क्या लिखा है, उनका गोल क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसमें दे रखे हैं कि द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल डिवीजन एक्टिविटी और ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन जनरल इज द एनहांसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट्स एज लर्नर्स एंड प्रोडक्टिव सिटीजन्स इन स्कूल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। कहते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है, अंतिम जो गोल है सभी डिवीजन एक्टिविटी की, स्कूल साइकोलॉजी को अगर जनरल में लिया जाए तो वो ये है कि चिल्ड्रन की, यूथ की, एडल्ट्स की, लर्नर्स के रूप में और स्कूल, फैमिलीज और कम्युनिटीज में बहुत अच्छा कर पा रहा है कि नहीं, वो एक अच्छा प्रोडक्टिव सिटीजन बन पा रहा है कि नहीं, उसको ऊपर उठाना है, एनहांसमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है डिवीजन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी की। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव दे रखा है टू प्रमोट एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विद इन द स्पेशलिटी and to expand appropriate scientific and scholarly knowledge and the pursuit of scientific affairs। कि एक हाई स्टैंडर्ड जो है प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग जो है वो बरकरार रखे, उसको ऊपर उठाए, एक निश्चित तरीके से स्पेशलिटी में जा कर के, एंड टू एक्सपेंड अप्रोप्रिएट साइंटिफिक एंड स्कॉलरली नॉलेज, और साइंटिफिक और जो स्कॉलरली नॉलेज है उसको और जो है आगे बढ़ाए, एंड द परस्यूट ऑफ साइंटिफिक अफेयर्स, और जो साइंटिफिक अफेयर्स है उनका भी अनुसरण करें। आगे दे रखे हैं टू इंक्रीज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल अफेयर्स इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी विद इन द स्कूल्स अमंग अदर सेटिंग्स एंड कोलैबोरेशन कोऑपरेशन विद इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द शेयर्ड रियलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑब्जेक्टिव्स। कि ये इफेक्टिव और एफिशिएंट जो है प्रोफेशनल अफेयर को लागू करे, कंडक्ट करे, जिसमें कि साइकोलॉजी की प्रैक्टिस शामिल होती है, जो स्कूल में या दूसरे माहौल में जो है शामिल होते हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल के साथ, ग्रुप के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो मिल करके काम करे, कोलैबोरेशन में काम करे, इन द शेयर्ड रियलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑब्जेक्टिव्स, जिससे यह पता लगे कि डिवीजन ऑब्जेक्टिव्स में उनका कुछ ना कुछ हाथ है और वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आगे दे रखा है टू सपोर्ट द एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पेशलिटी, टू एनकरेज अपॉर्चुनिटीज फॉर द एथनिक माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन इन द स्पेशलिटी एंड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल फेलोशिप। ये एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो स्पेशलिटी की है उनका जो है वो मदद करे, जो एथनिक माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको हौसला दे, एनकरेज करे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार करे इन द स्पेशलिटी इस हालत में, एंड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल फेलोशिप, और प्रोफेशनल फेलोशिप के लिए उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी प्रदान कराए। आगे देखते हैं, आगे है टू एनकरेज एंड इफेक्ट पब्लिकेशंस, कम्युनिकेशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज, इंटरेस्ट्स एंड कंसर्न्स विद इन द स्पेशलिटी ऑन ए रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल बेसिस। कहते हैं कि इफ़ेक्ट जो पब्लिकेशन है, कम्युनिकेशन है, यहाँ पे इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंसेस है जो कि एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट और कंसर्न से संबंधित है, स्पेशलिटी तक वो रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस पे शामिल है, उनको भी वो बढ़ावा दे, उनको एनकरेज करे, उनको आगे बढ़ाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि द गोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्ड अबव नॉट ओनली सीम्स टू बी इन ट्यून विद आवर नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। कहते हैं जो स्कूल साइकोलॉजी के जो
गोल है जो ऊपर जो है बताया गया है, ये ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि हमारा जो नेशनल पॉलिसी है चिल्ड्रन का उससे ये मेल खाता है या ट्यून है, but also seems more or less familiar as well as challenging when we read any school's mission statement। बल्कि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये और अधिक या कम जो है ये चैलेंजिंग से ये मिलता जुलता है, और साथ ही साथ ये तब ऐसा मालूम पड़ता है जब हम स्कूल्स मिशन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द मिशन स्टेटमेंट ऑफ ए पब्लिक स्कूल इन करनाल हरियाणा रीड्स, कहते हैं मिशन जो स्टेटमेंट है पब्लिक स्कूल की करनाल हरियाणा में, वो क्या लिखते हैं इसके ऊपर। द स्कूल एम्स टू, जो स्कूल है वो एम करती है कि वो मॉडर्न सेकुलर इंडियन सिटीजन्स को जो है तैयार करे, प्रोड्यूस करे, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर हो, वो ग्लोबल चैलेंज को फेस करने के लायक हो जाए। हैविंग गैदर्ड द विजडम ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, उनके पास ईस्ट और वेस्ट की जो बुद्धि है, विजडम है, वो तैयार हो। ईस्ट वेस्ट मतलब जान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ। ईस्ट मतलब हुआ हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब सारे ईस्टर्न कंट्री वाले लोग हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सारे वेस्टर्न है। तो इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि इधर के जो लोग रहने वाले हैं उनकी जो विजडम है वो होना चाहिए उसके अंदर में। एनालाइजिंग माइन्यूटली, यहाँ पे मिनटली नहीं, माइन्यूटली this mission statement, you may infer here that this type of missions can effectively be achieved by any school only after applying the principles of psychology in their schools and realizing the goals of the school psychology। कहते हैं अगर इस मिशन स्टेटमेंट को आप बारीकी से अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप इस बात पे आ सकते हैं, बता सकते हैं कि इस प्रकार का जो मिशन है वो प्रभावशाली रूप से, इफेक्टिवली रूप से किसी भी स्कूल के द्वारा ओनली दे रखा है तभी अचीव किया जा सकता है आफ्टर अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन देयर स्कूल। जब उस स्कूल में या अपने स्कूल में, इस तरह के स्कूल में, जब तक कि स्कूल की जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल है वो लागू ना किया जाए। एंड रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ द स्कूल साइकोलॉजी, और स्कूल साइकोलॉजी की क्या गोल्स है उनको ना एहसास किया जाए, रियलाइज किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, you might well recall that in first unit of this block we discussed some news wherein the students exhibited some unusual behaviors। कहते हैं कि हो सकता है कि आपको शायद दोबारा याद आ जाए इस ब्लॉक की जो फर्स्ट यूनिट है उसकी, जिसे हमने कुछ न्यूज़ के माध्यम से डिस्कस किया था। wherein the students exhibited some unusual behavior, जहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ अनयूजुअल बिहेवियर दिखाया था। अनयूजुअल मतलब जो नहीं होना चाहिए, जो ज़्यादातर नहीं होता है। दैट इज़ बिहेवियर्स अनएक्सपेक्टेड ऑफ देम, मतलब एक ऐसा बिहेवियर जो उनसे उम्मीद नहीं की गई थी। हियर इट इज़ द गोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी टू कोलैबोरेट विद द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल सेटिंग्स एंड टू प्रमोट द साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ द स्टूडेंट। दे रखे हैं कि हियर इट इज़ द गोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। कहते हैं यहाँ पर में स्कूल साइकोलॉजी की क्या गोल है कि वे टीचर, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के पेरेंट जो है उनसे जो है मिल के काम करे, कोलैबोरेट करे, इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट जो है, एक अच्छा सीखने का मौका मिले हर एक बच्चे को, उनको आगे बढ़ाने के लिए। इन द स्कूल सेटिंग, जहाँ पे स्कूल है, जिस तरीके से स्कूल का ढांचा बना हुआ है उसको स्कूल सेटिंग कहा गया, वहाँ के जो माहौल है उसको स्कूल सेटिंग कहा गया है। एंड टू प्रमोट द साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, और उन्हें साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाए वहाँ पर में। साथ ही साथ एंड पर्सनल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट की जो सामाजिक कल्याण है, वेलबीइंग है और पर्सनल है, उनको भी प्रमोट कर सके वो। चलिए आगे चलते हैं। As one major objective, the field of school psychology attempts at developing the psychology students as scientists as well as practitioners, where they develop a solid knowledge base in the core area of psychology and education to be a professional school psychologist। कहते हैं अगर एक और अधिक मेजर ऑब्जेक्टिव देखा जाए स्कूल साइकोलॉजी के फील्ड में, ये स्कूल साइकोलॉजी क्या करती है, तो डेवलपिंग द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एज साइंटिस्ट्स,
वो साइकोलॉजी स्टूडेंट को साइंटिस्ट के रूप में जो है डेवलप करने का प्रयास करती है, साथ ही साथ प्रैक्टिशनर के रूप में, वेयर दे डेवलप ए सॉलिड नॉलेज बेस, जहाँ पे वो एक सॉलिड नॉलेज की आधार तैयार करती है, बेस तैयार करती है इन कोर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी के बिल्कुल अंदर का क्षेत्र होता है, एंड एजुकेशन टू बी ए प्रोफेशनल स्कूल साइकोलॉजिस्ट, और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होती है उनका भी ऐसा एजुकेशन होती है, ऐसा मानना होता है उनका। दे फर्दर इफेक्टिवली यूटिलाइज दिस नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन टू प्रोवाइड स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स, देयर फैमिलीज एंड एजुकेटर्स। क्या दे रखे हैं कि वे आगे क्या करते हैं इफेक्टिवली रूप से इन नॉलेज को, जो साइकोलॉजी की नॉलेज है और एजुकेशन है, वो दे रखे हैं दिस नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन टू प्रोवाइड स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज, और इन सभी को स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए तैयार रहते हैं, उनको जब ज़रूरत पड़ता है तो उनको काम में लाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स, उनकी फैमिली और एजुकेटर को जो हेल्प मिल सके। एंड टू असेस, प्रिवेंट एंड इंटरवीन इन वेरियस साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इश्यूज़, और बहुत प्रकार के जो साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल मामले हैं उनमें इंटरवीन करे, उनको रोके, उनका एसेस करे, ठीक है। दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, फैमिलीज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द कम्युनिटी, जिससे कि स्टूडेंट्स, फैमिलीज, इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी पे कोई ख़राब प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो उस खराब प्रभाव को रोकने के लिए ये सब सारी चीज़ें दी गई है ऊपर जो बताए गए हैं। आगे देखते हैं। As a school psychologist, they work on not only improving the academic competence of the students but also improving their emotional and social functioning। कहते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में वो केवल जो है एकेडमिक कॉम्पिटेंस की, बच्चा एकेडमी में अच्छा कर रहा है कि नहीं, अच्छा मार्क्स ला पा रहा है कि नहीं, अच्छा तरीके से पढ़ाई कर पा रहा है कि नहीं, वो केवल उसी को इम्प्रूव करने के लिए काम नहीं करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, बट ऑल्सो इम्प्रूविंग देयर इमोशनल एंड सोशल फंक्शनिंग, बल्कि वो इमोशनली फिट है या नहीं, समाज में वो सही तरीके से रहता है कि नहीं, वहाँ पे काम कर पा रहा है, सही से बोल पा रहा है कि नहीं, बैठ पा रहा है कि नहीं, इन सभी को इम्प्रूव करने का जिम्मा जो होता है वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के पास होती है। सिंस वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इज टू हेल्प क्रिएट द पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, to achieve this purpose, the school psychologist help the schools to design and develop such a system that has suitable behavioral, effective and adaptive goals for all the students। दे रखे हैं क्योंकि स्कूल साइकोलॉजी के जो बहुत सारे मेजर गोल है उनमें से एक गोल होता है कि वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को तैयार करने में हेल्प करे, इनकी पर्पस को पूरा करे, ठीक है। इसीलिए स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्कूल को हेल्प करते हैं कि वो डिज़ाइन करे या डेवलप करे एक ऐसे सिस्टम को जो कि बिहेवियर को अच्छा करने में और उनको प्रभावित करने में, या वो और भी जो बच्चे रहते हैं एक साथ जब वो बैठते हैं तो वो उनके साथ अडेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, उनके साथ घुल मिल पा रहे हैं कि नहीं, या उनका गोल्स पूरा हो पा रहा है कि नहीं, उनका भी जो है वो देख रेख करे और उनको विकसित करे, ठीक है। In order to accomplish the goals and objectives of school psychology, the school psychologist focus on enhancing the appropriate pupil behaviors and help the teachers, schools and parents to develop such capacities in their students for coping with the conflict and its resolution, as well as to teach social problem solving, decision making and pro-social behaviors। कहते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी की ऑब्जेक्टिव या गोल को पूरा करने के लिए, एकम्प्लिश करने के लिए स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक ठीक ठाक प्यूपल बिहेवियर होना चाहिए। प्यूपल मतलब शिष्य का आचरण अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने पे, एनहांस करने पे फोकस करते हैं, और साथ ही साथ टीचर्स को, स्कूल्स को और पेरेंट्स को जो है हेल्प करते हैं क्या करने के लिए कि ऐसे कैपेसिटी, क्षमता उनके बच्चों में आए, उनको डेवलप करने के लिए। क्योंकि अगर बच्चों को ऐसी क्षमता आ जाएगी तो ऐसे बच्चे कैसे बनेंगे, तो वो उसके बारे में आगे दे रखे हैं। फॉर कोपिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रेजोल्यूशंस, ऐसे बच्चे क्या होंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर उनके लाइफ में आएगा तो वो उससे निपट पाएंगे, कोप कर पाएंगे और इसका समाधान निकाल पाएंगे, रेजोल्यूशन कर पाएंगे। एज वेल एज टू टीच सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रो सोशल बिहेवियर। और साथ ही साथ ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं
वो इन बच्चों को जो है सॉल्व करने में, अपनी प्रॉब्लम को, सोशल प्रॉब्लम जो होती है, साथ में डिसीजन लेने में और प्रो सोशल बिहेवियर्स में भी जो है हेल्प करती है। चलिए आगे चलते हैं। You might conclude on the basis of above discussion that school psychology has a definite role to play, not only to enhance the status of all children as learners and productive citizens, but also to guide teachers, schools and parents to be a facilitator in this enhancement for the betterment and well-being of the students। क्या दे रखे हैं कि शायद हो सकता है कि अब आप इस नतीजे पे पहुंच चुके होंगे, ऊपर जितना भी हमने डिस्कशन किया उसके आधार पर में, कि स्कूल साइकोलॉजी जो है उनके पास केवल एक ही ऐसा डेफिनेट रोल नहीं होता है कि चिल्ड्रन जितने भी हैं उनके स्टेटस को ऊपर उठाए लर्नर्स के रूप में या प्रोडक्टिव सिटीजन्स के रूप में, बल्कि ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टीचर्स, स्कूल्स और पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, जिससे कि ये तीनों के तीनों जो है स्कूल्स, टीचर्स और पेरेंट्स है वो भी जो है एक अच्छा साधक बन सके, अच्छा जो है वो बच्चों को सिखा सके इन चीज़ को आगे बढ़ाने में, इन दिस एनहांसमेंट फॉर द बेटरमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स। साथ ही साथ स्टूडेंट्स का कल्याण हो पा रहा है कि नहीं, उनके साथ अच्छा हो पा रहा है कि नहीं, वो अच्छा काम कर पा रहा है कि नहीं, उसके लिए। Thus the school psychology, you are right if you think, is not only challenging but also a comparatively rewarding profession as scientist, practitioner of psychology in the school and educational settings। कहते हैं इस प्रकार से स्कूल साइकोलॉजी जो है, आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं तो इनका काम जो है केवल चैलेंजिंग भरा नहीं होता है, बल्कि तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली जो है एक साइंटिस्ट की तरह रिवॉर्डिंग प्रोफेशन होता है साइकोलॉजी के जो प्रैक्टिशनर है स्कूल्स या एजुकेशनल सेटिंग के रूप में। तो देखिए ये तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया आपको। अगर आपको कोई पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है, फिर उस पैराग्राफ को हम उठाएंगे और आप उस पैराग्राफ का जो है वो क्लिप मुझे भेज सकते हैं और आप जो है हमको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है उसको फिर से एक्सप्लेन कर दें। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम जो है लगभग इतना पार्ट कर चुके हैं जितना पार्ट हम दे दिए थे। एक और रह गया यहाँ पे, देख लीजिए। Although some of you might have got a rough idea, but to be further sure about it, you might ask, what exactly do these school psychologists do to achieve the goals and objectives of school psychology? कहते भले ही हो सकता है कि आप सबके पास एक अच्छा आइडिया हो, लेकिन आगे बता दूं या निश्चित करने के लिए, इसके लिए कि अभी भी आपके पास क्वेश्चन होगा कि आखिर में ठीक ये जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो करते क्या है इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। लेट्स फाइंड आंसर टू दिस वेरी लॉजिकल क्वेश्चन इन द कमिंग सेक्शन। कहते हैं अब जो आगे हम पढ़ेंगे इसमें इस जो लॉजिकल क्वेश्चन है उसका एक सही आंसर हम ढूंढ लेंगे। तो चलिए, वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, और जो है हम कोशिश करेंगे कि इसको भी अगला पार्ट को जल्दी से जल्दी कवर करा दिया जाए। बाय देन टेक केयर योरसेल्फ। होप करते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हमने जो है अपने तरीके से तो पूरा प्रयास किया है, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप बार बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर से आप जो है जो पैराग्राफ या वर्ड आपको समझ में नहीं आ पा रहा है उसको आप लिख के हमको दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका मीनिंग बताने का, ठीक है। चलिए।